स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का हम व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं और हमने हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी शुरू किया था। तो हमने ज्योग्राफी में पिछले लेक्चर में 4 प्रश्नों का हल किया था और आज हम इस व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम 5वें प्रश्न से अपने दूसरे लेक्चर का शुरुआत करेंगे और हम प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमारा 5वां प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। इसमें 4 विकल्प दिया है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो नमामि गंगे इसका नाम रखा है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि यह जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी से संबंधित है और गंगा नदी में जो गंदगी है, जो कल कारखानों और शहरों के द्वारा जो सीवेज वगैरह बहाया जाता है गंगा नदी में, जिसके वजह से गंगा नदी का जल जो है पूरा गंदा हो गया है और इसी को शुद्ध करने का, इसकी सफाई करने के उद्देश्य से इस नमामि गंगे कार्यक्रम को लाया गया था जून 2014 में भारत सरकार द्वारा। इस कार्यक्रम को कब लाया गया था? इसको लाया गया था जून 2014 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा। अब नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स से आप प्रत्येक प्रश्न का यदि नहीं बनाते हैं तो आपका पाठ्यक्रम नहीं पूरा होगा। और नोट्स बनाएंगे तो एक फ़ायदा होगा कि आप लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी से पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे। और इसका उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये लाया गया था, ये इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था सीवेज उपचार। सीवेज उपचार का मतलब है कि सीवेज उपचार, सीवेज कहा जाता है जो नाला वगैरह से जो गंदगी वगैरह या गंदा पानी जो बहता है उसी को सीवेज कहा जाता है। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर है, आपको जैसे पटना भी गंगा नदी के किनारे है, उसके बाद आपको वाराणसी है वो भी गंगा नदी के किनारे है। तो उन सब शहरों से जितने भी कचरे होते हैं वो सीवेज के जरिए, नाला के जरिए क्या होता है कि गंगा नदी में बहाया जाता है। तो उस सीवेज का उपचार यानी सीवेज की साफ सफाई करना इस नमामि गंगे कार्यक्रम का एक उद्देश्य था। उसके बाद रिवर फ्रंट विकास दूसरा उद्देश्य था इसका। रिवर फ्रंट विकास। रिवर फ्रंट विकास का अर्थ हुआ कि रिवर मीन्स होता है नदी, तो नदी के साफ सफाई के लिए हमें बिल्कुल तत्पर रहना है। और इसके तत्परता के लिए इन्होंने कुछ जो नियम बनाए थे, तो उसी नियम में आपको रिवर फ्रंट विकास की चर्चा
की गई है। और उसके बाद रिवर फ्रंट विकास के साथ वन रोपण के माध्यम से गंगा की सफाई व संरक्षण। और क्या है? वन रोपण के माध्यम से वन रोपण के माध्यम से गंगा की सफाई व संरक्षण। गंगा की सफाई व संरक्षण। इसका अर्थ हुआ कि जब हम वन रोपण करेंगे, पेड़ पौधों को भारी मात्रा में लगाएंगे, तो लगाने से क्या होगा कि उससे भी ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन निकलती है और सीवरेज वगैरह जब गंगा नदी में बहती है और वहाँ से जब गंदा यानी वायु प्रदूषण होता है, तो उससे प्रदूषण को ठीक करने का काम करता है आपका ऑक्सीजन, उसे शुद्ध करता है। तो इस प्रकार वन रोपण के माध्यम से गंगा की सफाई व संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य था। और ये नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। इस क्वेश्चन को शायद हमने पढ़ा दिया था। और हीराकुंड परियोजना जब हम देख रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि हम 6ठे क्वेश्चन तक पढ़ा चुके हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, गंगा, हुगली, दामोदर और कृष्णा। तो इस चारों में से हमें बताना है कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो नदी है, ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो दक्षिण भारत की जो नदी है, ये नाम से ही पता है कि गंगा उत्तर भारत में बहती है, हमारे पटना से होकर के। हुगली आपको पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता है। और दामोदर आपको उड़ीसा के आसपास बहती है, इसलिए एक विकल्प बच जाता है आपका कृष्णा। तो ये कृष्णा नदी जो है, ये दक्षिण भारत की नदी है। और इसमें चूंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका जवाब देना है, इसलिए इसमें हम कृष्णा नदी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए 8वां प्रश्न। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? यानी विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व की जो प्रथम नगरीय बस्ती है वह आपका लंदन है, वह आपका लंदन है। और ये विश्व दुनिया की सबसे पहली नगरीय बस्ती है। और 1810 ईस्वी तक जो है, ये लंदन के बारे में जान लीजिए, इस नगरीय बस्ती के बारे में, कि 1810 ईस्वी तक लंदन की आबादी लगभग 10 लाख हो गई थी। 10 लाख हो गई थी, इसलिए सबसे बड़ा नगरीय बस्ती है। अब कहा जाएगा कि सबसे पुराना नगर की बात होगी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया के जो भी नगर है वो पुराने नगर में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नगरीय बस्ती यानी कौन सा सिटी है, कौन सा टाउन है दुनिया में
जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, सबसे विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती। तो सबसे पहले जो लंदन है उसकी आबादी आपको 10 लाख हो गई थी 1810 ईस्वी में, इसलिए आप इसमें लंदन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिग इंच संबंधित है। बिग इंच संबंधित है तो इसका सही जवाब होगा कि ये पाइपलाइन से संबंधित है। बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से, और इसमें जो कंसेप्ट होगा इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर बिग इंच जो है ये क्या है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इसको बनाया गया था। ये क्या है, एक ऐतिहासिक पाइपलाइन है, एक ऐतिहासिक पाइपलाइन है बिग इंच। देखिए ये सब क्वेश्चन यदि आपको पूछ देगा तो बिल्कुल आपको लगेगा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि ये बिल्कुल नया है हमारे लिए, और आप जवाब देने की स्थिति में न रह जाइएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा व्याख्या समझिएगा। तो ये एक ऐतिहासिक पाइपलाइन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के टेक्सास से कहाँ तक बना था इसको देखिए। अमेरिका के टेक्सास से न्यू जर्सी तक इसको बनाया गया था। न्यू जर्सी तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए अमेरिका के टेक्सास से न्यू जर्सी शहर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बनाया गया था। तो ये एक तो हम इसके बारे में एक कंसेप्ट हमने ये देखा, ये एक ऐतिहासिक पाइपलाइन है और इसको बनाया गया था, और ये 1942 से 1944 में निर्माण हुआ था। इसका जो निर्माण है ये कब हुआ था, इसका निर्माण 1942 से 1944 ईस्वी के बीच हुआ था। बिग इंच पाइपलाइन का जो निर्माण है वह 1942 से 1944 ईस्वी के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था, तो ये आपातकालीन युद्ध उपाय के रूप में, आपातकालीन युद्ध उपाय के रूप में जो है इस बिग इंच पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, और इसे युद्ध इंच से जीता गया कहा गया। ब्रैकेट में इसको आप लिख दे सकते हैं कि इसे युद्ध इंच से जीता गया कहा गया। इस बात को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को। अब बिग इंच जो है इसका एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन से ये संबंधित है। और ये बिग इंच क्या है, ये बिग इंच जो है आपका ये एक ऐतिहासिक पाइपलाइन है।
एक पाइपलाइन है, मतलब पाइप से कनेक्ट किया गया था, एक शहर से दूसरे शहर को पाइपलाइन से कनेक्ट किया था अमेरिका ने। तो एक ऐतिहासिक पाइपलाइन इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ऐसा पाइपलाइन बना कि इतिहास में उस पाइपलाइन का चर्चा किया जाता है, इसलिए एक ऐतिहासिक पाइपलाइन है ये बिगिंस, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के टेक्सास, अमेरिका में एक शहर का नाम है टेक्सास, वहाँ से लेकर के और एक शहर है न्यू जर्सी शहर तक बनाया गया था। इस बिगिंस पाइपलाइन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बनाया गया था। अब हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो आपको पता है कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उसमें दुनिया के सभी देश दो भागों में बंट गए थे, और एक भाग का नेतृत्व जापान कर रहा था और एक भाग में आपको मित्र राष्ट्र थे, जिसमें आपका अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ये सब जो है से शामिल था। और उसी समय आप देखे होइएगा कि ये 1942 से 44 में इस पाइपलाइन को बनाया जाता है, और 1945 में 6 अगस्त और 8 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया था, और उसमें जापान बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। हार हो गई थी जापान की और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। तो उसी समय क्या हुआ था कि न्यू जर्सी और ये जो आपका टेक्सास देख रहे हैं, इसके बीच कनेक्शन समाप्त हो गया था, संपर्क समाप्त हो गया था, क्योंकि लगातार हमले हो रहे थे। तो आने जाने की जो सुविधा है, जैसे पेट्रोल वगैरह है, जो भी पेट्रोलियम से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है, उसको चूँकि वो नहीं रहेगा तो आप हमला कैसे कीजिएगा, लड़ाई कैसे कीजिएगा। तो वो क्या किया कि एक पाइपलाइन बना दिया भीतर ही भीतर, एक शहर टेक्सास से लेकर के न्यू जर्सी तक अमेरिका, और उसी पाइपलाइन से टेक्सास से न्यू जर्सी तक पेट्रोलियम उत्पाद को पहुंचा दिया। और उससे क्या हुआ कि वहाँ पर पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति हो गई, सप्लाई हो गया। अब वो जो है से उसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, अपने गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, और भी जो उसके युद्ध के लिए ज़रूरी थी पेट्रोलियम उत्पाद का, उन सभी कार्यों के लिए अब वो क्या करेगा, आसानी से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग करेगा। तो इसी उद्देश्य से ये आपको बिगिंस पाइपलाइन बनाया गया था। और इसका जो निर्माण है ये कब हुआ था? 1942 से 1944 ईस्वी के बीच हुआ था। 2 साल लगा था, लड़ाई भी चल रही थी, और अमेरिका जो है टेक्सास से न्यू जर्सी तक पाइपलाइन भी से जो कनेक्ट कर रहा था दोनों शहर को, जिसको हम बिगिंस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, और ये पाइपलाइन से संबंधित है बिगिंस। और क्यों? तो ये आपातकालीन युद्ध उपाय के रूप में, मतलब कि एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं, मतलब आपात स्थिति जो होता है, आपात स्थिति उसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी जिसको कहा जाता है, तो ये इमरजेंसी युद्ध के उपाय के रूप में, ये इमरजेंसी में इसने पाइपलाइन बनाया था, ये बिगिंस पाइपलाइन। तो इसी कारण इसका नाम भी दिया गया, इसे युद्ध इनसे जीता गया कहा गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कहा गया कि इसे युद्ध इंच से जीता गया, यानी टेक्सास और न्यू जर्सी को जब पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया, ये बिगिंस जिसका नाम रखा गया, तो उसके बाद पेट्रोलियम की आपूर्ति आसानी से हो गई, और इसका लाभ मिला कि आसानी से युद्ध जीत गया, क्योंकि जो भी सेना को ज़रूरत थी, अमेरिकी सेना को, मित्र राष्ट्र के सेना को, वो आराम से टेक्सास से न्यू जर्सी तक अब सप्लाई होने लगा उसके ज़रूरत का जो पेट्रोलियम उत्पाद था, और इसलिए इसे युद्ध इनसे जीता गया कहा गया। तो इस तरह से आप एक जो है साथ में नोट्स निश्चित रूप से वीडियो देख करके आप बनाते चलिएगा। बार बार कहे हैं ये आपको टाइम कम है, 90 दिन में हमें पूरा सिलेबस को पूरा करना है, और हम क्वेश्चन से पूरे सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है।
भारत का सबसे कम साक्षर राज्य। साक्षर का मतलब आप समझिए, साक्षर का मतलब होता है कि जिसमें एक तरह से कहा जाए कि साक्षर किसको कहा जाएगा। साक्षर का मतलब होता है जो अपना सिग्नेचर कर लेता है। तो सबसे कम साक्षर कौन है, मतलब कि कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे कम संख्या में लोग जो है हस्ताक्षर करने तक पहुँचे हैं, सिग्नेचर करने तक पहुँचे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अंगूठा का निशान लगाते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। वो जो इंक पैड होता है उस पर अपना अंगूठा रखा और वहाँ पर ठप्पा लगा दिया। तो ये जो थंब इम्प्रेशन है, जो अंगूठा लगाने का जो सिस्टम है, वो कौन करता है? जो साक्षर नहीं है, निरक्षर है। तो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे कम साक्षर है, यानी कौन सा राज्य सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसमें हमारे बिहार का ही नाम आता है। इसमें हमारे बिहार का ही नाम आता है। बिहार जो है सबसे कम साक्षर राज्य है और 2011 में इसकी जो साक्षरता थी वह 63.82% था। 2011 में, पूरा लिख लीजिए, 2011 में बिहार की साक्षरता दर 63.82% था। अब ये 2011 का डाटा ही क्यों देता है, इसको भी आप समझ लीजिए। इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछता है जनसंख्या के बारे में, या जो भी साक्षरता से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि 2011 का डाटा ही हमें लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना होती है। तो 2011 में जनगणना हुआ और उसके बाद 10 साल के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में कोविड आ गया और कोविड के कारण जो है भारत की जो जनगणना है, भारत का जो सेंसस है वो नहीं हो पाया। और इसी के कारण अब कब जनगणना होता है? अब तो शेड्यूल, अब 10 साल का हिसाब रखा जाए तो 2021 में नहीं हुआ, तब 2031 में होना चाहिए। तो 2011 में जब सेंसस हुआ, बिहार की जनगणना हुई, भारत की जनगणना हुई, तो उस समय साक्षरता दर जो था, लिटरेसी रेट जो था 63.82% था। यानी यहाँ का जो कुल आबादी है उसका 63.82%, यानी 100 में आप मानिए 63 से 64 लोग ही आपको दस्तखत तक कर सकते थे। और 100 में कितना, 64 अगर दस्तखत कर सकते थे तो 36 बच गया। तो 100 में 36, 1000 में 360। इसी तरह से कुल आबादी में देख लीजिए कि कितने लोग थे जो दस्तखत भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अब ये 4 राज्य दिया है, एक अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है और सिक्किम है। तो ये भी जो डाटा हमारा आएगा वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही आएगा। तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे आपका कम है, सबसे कम है। और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ये जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर से अगर आप देखिएगा तो आपका जो संबंध होगा, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर ये लंबा हो, इसको चौड़ा मान लीजिए, 1 किलोमीटर इधर आ जाइए। तो ये जो हुआ, इतने क्षेत्र में, इतना दूरी में
1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, फिर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। इतना बड़ा क्षेत्र में कितना लोग रहता है? अगर ज़्यादा लोग रहता है तो उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, और कम लोग अगर रहता है तो उसका जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है, इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, 17 लोग। सोचिए वहाँ के लोगों के पास कितना ज़मीन है। तो यहाँ लिख लीजिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 ही हम बार बार क्यों लेंगे? क्योंकि 2021 में कोविड के कारण आपका जनगणना नहीं हुआ था। तो ये जान लीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर अधिक लोग रह रहे हैं तो कहेंगे कि उसका जनसंख्या घनत्व अधिक है, और कम संख्या में अगर लोग रह रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका जनसंख्या घनत्व कम है। तो ये, और इसका कारण क्या है इतना कम जनसंख्या घनत्व का? तो पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक इलाका। इसका कारण क्या है? पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक इलाका। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका अगर भौगोलिक स्थिति देखिए तो ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही पहाड़ है, पहाड़ पर ही बसा हुआ अरुणाचल प्रदेश। तो ये पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका है तो यहाँ, और उसके बाद दुर्गम है। दुर्गम का मतलब है कि जाने आने में बहुत कठिनाई होती है। सबके बस की बात नहीं है कि पहाड़ों पर लंबी दूरी तय करे। तो फिर जब ये लंबी दूरी यहाँ के लोग नहीं तय कर पाएंगे तो स्वाभाविक है यहाँ विकास भी उतना अधिक नहीं होगा। तो इस तरह से पहाड़ी और दुर्गम जो भौगोलिक स्थिति है, इसके कारण जो है भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक जो इलाका है ये अरुणाचल प्रदेश का, इसी के कारण यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में भी बहुत कम लोग रहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। तो इसलिए भारत में ये अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यानी आप मान के चलिए कि यहाँ से 1 किलोमीटर तक आप चले जाएंगे पूरब के दिशा में या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में, तो इस पूरे में 17 लोग ही मिलेंगे वहाँ। अगर पूरे अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व का औसत निकाला जाए तो इस तरह से एक आदमी पर बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको भी मन करेगा कि हम भी चले जाएं। लेकिन सोच लीजिए ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है और दुर्गम है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, यानी हर साल भारत की जो जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत बढ़ जाती है। तो ये वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.64% है। ये 1.64% है। तो हम लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% है। यानी हर साल 1.64% लोग जो है वो बढ़ जाते हैं भारत में। जैसे मान लीजिए अगर 100 अभी भारत की जनसंख्या है तो अगले साल 1.64, यानी मानिए कि 2 से थोड़ा सा कम या 2 लोग मान के चलिए, एक साल में 2 लोग बढ़ जाएंगे। अगर 100 लोग हैं तो 102 हो जाएगा। फिर अगले साल फिर 102 का 1.64% निकाल लीजिए। तो उसी तरह से आप 1 लाख में निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप 100 करोड़ में निकाल सकते हैं, और उसी तरह से आप 100
40 करोड़ लगभग जो भारत की जनसंख्या है उसका 1.64% करके आप निकाल सकते हैं कि कितनी वृद्धि हर साल होती है भारत की जनसंख्या में। तो इस तरह से ये जो प्रतिवर्ष जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है, ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी कम भी हो सकता है, क्योंकि 2011 के बाद जैसे जैसे लोगों में आपको शिक्षा का विकास हो रहा है, कुछ उनको ज्ञान हो रहा है कि अगर हमारे पास 2 से अधिक बच्चे अगर होते हैं तो फिर उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके खाना पीना की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना एक कठिन चुनौती हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसलिए जो जागरूक लोग हैं उन लोगों के परिवार में अब आपको हम 2 और हमारे 2, यानी अगर आप पति पत्नी हैं तो लोग प्रयास करता है कि हमारे 2 बच्चे हो, उससे अधिक बच्चे नहीं हो। तो अब थोड़ा सा जागरूकता आई है लोगों में, इसलिए ये वृद्धि दर हो सकता है कि कम भी हो। हम अनुमान बता रहे हैं, क्योंकि फिर सेंसस होगा तभी पता चलेगा कि अब जो है प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो ये भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है, सालाना जो वृद्धि दर है वह 1.64% है, और ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 13वां प्रश्न, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, ये 3 ही विकल्प दिया है, तो हम इसको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको लिखते जाइएगा आप। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, यानी भारत में पुरुष जो है बहुत अधिक संख्या में प्रवास करते हैं। प्रवास करने का मतलब है कि बाहर से भी आते हैं, या पुरुष जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाते हैं। और पुरुष प्रवास का क्या कारण है भारत में? तो पुरुष प्रवास का कारण जो है ये शिक्षा के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। आपको किसी को इंजीनियरिंग करना है, या किसी को मेडिकल करना है, या किसी को यूपीएससी की तैयारी करना है, किसी को नीट की तैयारी करना है, तो लोग कोटा, दिल्ली, कहाँ कहाँ जो है से जाते हैं। तो शिक्षा के लिए भी पुरुषों का प्रवास होता है। और अब तो लड़कियों का भी होने लगा है, लेकिन जो लड़कियों का प्रतिशत है अभी भी कम है। तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण पहला शिक्षा है, दूसरा रोजगार के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश तक चले जाते हैं रोजगार के लिए। व्यवसाय के लिए भी प्रवास करते हैं, अपना गांव छोड़ के शहरों में लोग व्यवसाय कर लेते हैं, अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं। तो इनमें से सभी जो है कारण पुरुष प्रवास का है। अगर आपको लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ दे कि भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है, तो आप जवाब दीजिएगा कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय है, यानी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और व्यवसाय के लिए। तो लघुत्तरीय प्रश्न में भी आप इसे कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। अब ये पूरे भारत देश में बताना है, देश लेवल में। हमने बिहार में ऊपर देखा था कि 63.82% साक्षरता दर था बिहार का, जो भारत के सभी राज्यों को अगर देखा जाए तो सबसे कम बिहार का साक्षरता दर था। अब हमें जो लिटरेसी रेट देखना है वो पूरे इंडिया का देखना है कि आखिर भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है। तो 74.04 है, ये वाला याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। 74.04 है, और किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं। तो इस तरह से आप अगर देखिएगा, इसमें और एक चीज़ जोड़ लीजिए कि वैसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पूर्ण साक्षरता है। पूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, पूर्ण साक्षरता वाला राज्य।
आखिर वो कौन सा भारत के राज्य है जहाँ के सभी लोग साक्षर हैं, यानी पूर्ण टोटली लिटरेसी जिसको कहा जाता है, टोटल का टोटल लिटरेट है, कोई भी लिटरेट नहीं है। तो उसमें आपको लद्दाख का नाम आता है, लेह लद्दाख जो आप जानते हैं लद्दाख। उसके बाद आपको गोवा का नाम आता है, उसके बाद आपको मिजोरम का नाम आता है। देखिए ये सब फुल लिटरेसी वाला राज्य है। यहाँ के हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लिखना नहीं जानता है और पढ़ना नहीं जानता है। उसके बाद आपको त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश भी है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो आपने राज्य देखा, इसके जो सरकार है उनको बधाई देना चाहिए। ये लद्दाख, गोवा, मिजोरम 3 राज्य हो गया, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य है जहाँ पर टोटली लिटरेसी है, पूर्ण साक्षरता है, यानी कोई एक भी व्यक्ति यहाँ इलिटरेट नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। लद्दाख, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही याद रखिएगा, लद्दाख, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। अगर नहीं याद रहे तो आप वो कोड बना लीजिए, L फॉर लद्दाख, G फॉर गोवा, M फॉर मिजोरम और T फॉर त्रिपुरा और S फॉर हिमाचल प्रदेश। LGMTH, L फॉर लद्दाख, G फॉर गोवा, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा और S फॉर हिमाचल प्रदेश। तो ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपको पूर्ण साक्षर है। और 2011 में अगर पूरे भारत की साक्षरता दर देखा जाए तो 74.04 है। और देखिए 2011 में बिहार का कितना था, 63.82% था। तो अगर पूरे भारत से अगर तुलना किया जाए तो आपको लगभग 10% लिटरेसी रेट कम है बिहार में, अगर पूरे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन सबसे टॉप तो ये है, लद्दाख, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम 14वां क्वेश्चन देखें। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेलवे लाइन के बारे में आप जान लीजिए कि अब तो जनरली बड़ी लाइन और छोटी लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। बड़ी लाइन और छोटी लाइन। अब तो लगभग छोटी लाइन सब जगह समाप्त हो गया है, लेकिन कहीं कहीं है छोटी लाइन। तो ये बड़ी लाइन और छोटी लाइन 2 तरह के रेलवे लाइन होते थे, जिसमें रेल के पटरी के बीच में जो जगह खाली होता है ना, तो बड़ी लाइन में थोड़ा अधिक जगह होता है, अधिक चौड़ा होता है, और छोटी लाइन में 2 पटरी के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। तो यहाँ मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, इस पर हमें ये देखना है। तो ये इसको 2 पटरियों के बीच की दूरी इसको कह सकते हैं। ये जो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई का मतलब हुआ, ये 2 पटरियों के बीच की दूरी, इसी को मीटर गेज कहा जाता है। इसी को मीटर गेज कहा जाता है, यानी 2 पटरियों के बीच की दूरी को मीटर गेज कहते हैं। या मीटर गेज क्या है? रेल लाइन की चौड़ाई तो कितनी होती है ये हमें बताना है। तो इसका आपको अगर देखा जाए तो 1000 मिलीमीटर या 1 मीटर के करीब होता है। ये 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर के करीब होता है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो एक ब्रॉड गेज होता है, 1.6
7, इसमें आपको दो प्रकार का गेज हो जाएगा। एक ब्रॉड गेज हो जाएगा, ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन इसको आप कह सकते हैं। तो जो ब्रॉड गेज है उसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1.67 ये 7 मिलीमीटर 1676 मिलीमीटर होता है, 1676 मिलीमीटर होता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो नैरो गेज है यानी जो छोटी लाइन है, नैरो गेज है, नैरो गेज ये ऐसा नैरो गेज है जिसमें दो रेलवे लाइन के बीच की दूरी कम होती है, 762 मिलीमीटर होता है करीब करीब, तो 712 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो हमें जो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई ये दे रहा है 1.67, ये हमारा, ये हम इसको ले सकते हैं, ये 67 है। तो ये हालांकि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, क्योंकि ब्रॉड गेज अगर बड़ी लाइन लिखता तो हम 1.67 लिखते, और छोटा अगर लिखता तो हम 0.762 मिलीमीटर लिखते। तो इस तरह से ये 15वां जो क्वेश्चन है इसमें हम यही, इनमें से कोई नहीं, चारों में से, तीनों में से कोई विकल्प हमारा सही नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे हम बोल सकते हैं WTO का फुल फॉर्म, विश्व व्यापार संगठन। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था और किसने किया था? तो ये 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसकी स्थापना लिख लीजिए, डेट भी लिख लीजिए, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, वर्ल्ड ट्रेड संगठन। और इसका अगर हम देखा जाए तो इसका एक पूर्ववर्ती संगठन है, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसका एक, और लेकिन WTO पर चर्चा कर रहा है तो हम लोग मुख्य रूप से WTO पर ही चलेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? ये जिनेवा जो है आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा है। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है WTO का, विश्व व्यापार संगठन का। और 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका कार्य क्या है, आखिर क्यों इसका स्थापना किया गया था? तो इसका कार्य देख लीजिए, किस काम के लिए इसका स्थापना किया गया था? तो इसका कार्य था दो देशों के बीच व्यापार के नियमों, दो देशों के बीच व्यापार के नियमों, दो देशों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यापार के नियमों से
निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखिए, दो देशों के बीच अगर दो देशों के बीच जो व्यापार का जो नियम है उससे निपटने वाला ये संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जैसे दो देशों के बीच अगर ट्रेड से, व्यापार से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो आखिर दोनों तो लड़ जाएंगे, तो फिर उनका जो समझौता होगा, उससे जो विवाद होगा, उस विवाद से कौन निपटेगा? तो इससे निपटेगा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो है दो देशों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने का कार्य करेगा, उसके बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करेगा। तो इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या याद रखिएगा, इस पूछ देगा कि विश्व व्यापार संगठन या WTO के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो WTO के सदस्यों की कुल संख्या 164 है, 164 है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में हुई, तो इसकी तो व्याख्या हम कर दिए। लेकिन पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में, याद रखना होगा। उसके बाद पूछ देगा कि विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य है? तो दो देशों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दो देशों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने का कार्य करता है। तो कार्य पूछ देगा तो आप लिखिएगा, और कुल कितने देश जो है इसके सदस्य, इसके मेंबर है। तो आपको दुनिया के 164 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के मेंबर है, तो ये याद रखना। और उसके बाद अंतिम सदस्य इसका कौन है? अंतिम कौन होगा? 164वां। अंतिम भी पूछ सकता है अब तक, या 164वां पूछ सकता है। तो इस अंतिम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम को हटा ही दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। 164वां, चूँकि भाषा जो है इसको भी ध्यान में हम लोगों को रखना है। इसका 164वां सदस्य, ये यानी सबसे 164 में से सबसे लास्ट में जो इसका सदस्य बना था उसका नाम है अफ़गानिस्तान। उसका नाम है अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान 164 नंबर पर इसका सदस्य बना था। अब देखिए, यहाँ पूछ ही दिया, हम दिमाग में लाए तो यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ 17वां क्वेश्चन पर देखिए, इसको आप नोट्स बनाते जाइएगा। 17th क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है तो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबादान उदाहरण है। अबादान उदाहरण है, तो अबादान के बारे में हम लोग जान ले, ये कि अबादान की व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। एक तेल पत्तन था, ये जो है तेल पत्तन का उदाहरण है। और अबादान के बारे में आप यहाँ देख लीजिए व्याख्या, हम यहाँ कर लेते हैं अबादान की व्याख्या कि आखिर अबादान क्या है। तो अबादान ईरान का एक प्रमुख तेल पत्तन, इसमें लिख लीजिए अबादान ईरान का एक प्रमुख तेल पत्तन, और तेल पत्तन के साथ साथ कौन क्या है, और दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी में से एक है। पत्तन और दुनिया के सबसे बड़े तेल
रिफाइनरी में से एक है। इसको समझिए, अबादान के बारे में आप इसको देखिए। अबादान क्या है? अबादान ईरान का एक प्रमुख तेल पत्तन है। तेल पत्तन का मतलब है कि अबादान एक जगह है। कहाँ जगह है? ईरान में। और उस अबादान में क्या होता है कि जो पेट्रोलियम वगैरह है वो उस बंदरगाह, पत्तन कहा जाता है बंदरगाह को, जहाँ पर तेल से लगा हुआ जो समुद्री टैंकर होता है, समुद्र में चलने वाला जो टैंकर होता है जिसमें पेट्रोलियम वगैरह लाया जाता है, तो उसको इसी अबादान पत्तन पर, अबादान बंदरगाह पर उसको क्या किया जाता है? उसको उतारा जाता है। और वहीं पर अबादान में ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी भी है। यहीं पर पेट्रोलियम को शुद्ध करके आपको पेट्रोलियम में कच्चा हम लाते हैं, तो कच्चा लाते हैं, उससे क्या क्या प्राप्त होता है? उससे देखिए, इससे पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से अगर देखें, कच्चा पेट्रोलियम हम लाते हैं तो उससे हमें ढेर सारा चीज़ प्राप्त होता है। जैसे आपको प्रणोदक प्राप्त होता है, प्रणोदक, या इसी को प्रोपेलेंट कहते हैं, ये हवाई जहाज़ में भरी जाती है। और क्या है? तो इससे पेट्रोल इसी से निकलता है, डीजल इसी में से निकलता है, केरोसिन इसी से निकलता है। उसके बाद आपको मोबिल इसी पेट्रोलियम से ही निकलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ है, हम ले आए फर्नेस में, इसको हम यहाँ गर्म कर रहे हैं और इसमें हम कच्चा पेट्रोलियम भरे हुए हैं, तो एक पाइप से आपका यहाँ प्रणोदक निकल रहा है, एक पाइप से यहाँ आपका यहाँ पेट्रोल निकल रहा है, यहाँ डीजल निकल रहा है, यहाँ केरोसिन निकल रहा है। अलग अलग पाइप से ये सारे चीज़ एक ही पेट्रोलियम से ही निकलते हैं, तो ये समझना होता है। और भी ग्रीस है, ग्रीस है, उसके बाद अलकतरा है, उसके बाद रोड बनाने वाला जो पिच है। देखिए, ये सारा का सारा आपको कच्चा पेट्रोलियम से निकल रहा है। और ये जो पेट्रोलियम से कैसे निकलता है? जब हम इसको रिफाइन करते हैं, तो ये अबादान में सबसे बड़ा रिफाइनरी है दुनिया का। और भी जगह है रिफाइनरी जहाँ पर कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध करके आपको डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, मोबिल ये सब निकाला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर रिफाइनरी देखा जाए दुनिया में तो ये अबादान है जो ईरान का है। और ये एक पत्तन भी है, पत्तन एक बंदरगाह भी है आपको ये पेट्रोलियम का। तो इस तरह से 18वां प्रश्न हुआ। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो ये सांस्कृतिक नगर अगर देखा जाए तो धार्मिक नगर इसको हम कह सकते हैं। तो मक्का धार्मिक नगर है। आपको पता है कि हजरत मोहम्मद का जो जन्म है और उनकी जो जन्मभूमि है वह मक्का है। और मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनका जो जन्म है हजरत मोहम्मद का 570 ईस्वी में हुआ था। और 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किए थे, जिसे हिजरत कहा जाता है। तो ये सारा चीज़, इसलिए मक्का सांस्कृतिक नगर है। ये हजरत मोहम्मद से या इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ ये नगर है। उसके बाद जेरूसलम, ये ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ नगर है। वाराणसी, ये हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ नगर है। इसलिए इनमें से सभी के सभी जो है ये कल्चरल सिटी है, ये सांस्कृतिक नगर है। तो इस तरह से ये वन लाइनर क्वेश्चन था, आप इसमें सिर्फ टिक लगा लीजिएगा। और उसके बाद हम आज का अंतिम प्रश्न 20 नंबर तक इसको ले चलते हैं। तो आज का 20वां प्रश्न देखिए, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? अब मान लो ये सड़क है, ये सड़क जा रहा है, तो इसके शहर के सहारे अगर मकान बनेगा तो इसी टाइप का मकान बनेगा ना, इसी टाइप का मकान बनेगा, इस तरह का मकान बनेगा ये सब। तो ये कैसा मकान हुआ? ये हम कह सकते हैं कि रेखीय बस्ती है, यानी एक ही रेखा में आपको एक लाइन से घर बना होता है सड़क के किनारे। तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती होती है?
तो आप कह सकते हैं कि रेखीय मॉडल की वस्तु होती है। रेखीय किस प्रतिरूप मतलब किस मॉडल की वस्तु होती है, तो रेखीय मॉडल की वस्तु होती है। अब उसी में अगर कहेगा कि हाँ ये तालाब है और इस तालाब के किनारे किस प्रकार का बस्ती होगा, तो यहाँ पर घर होगा, यहाँ घर बना के लोग रहेगा, यहाँ घर बना के रहेगा, यहाँ घर बनाएगा, यहाँ ये कैसा बस्ती हो जाएगा, गोलाकार बस्ती हो जाएगा। तो ये गोलाकार किस में हो जाएगा, आपको सड़क के ये तालाब के किनारे अगर है तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सड़क के सहारे किस मॉडल किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो इसको समझ में आपको आ गया होगा। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अंतिम बार फिर कहते हैं कि आप अपने दोस्तों को ये लिंक जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि आगे भी आपके लिए हम कुछ कर सकें। और जो लोग नए हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये 7463064959। यदि आपको कोई परीक्षा से संबंधित हम जो तैयारी करवा रहे हैं इसमें अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सुझाव दे सकते हैं। यदि कोई कमी इसमें नज़र आती होगी तो हम इसे आपको उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज का जो ये एग्ज़ाम स्पेशल जो ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है यही समाप्त करते हैं।